हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बट जैसे जैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में टेंशन्स बढ़ने लगी होंगी एंड ऑल यू वांट टू नो आर सम हैक्स एंड टिप्स ऑन हाउ टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो आई एम हेयर टू रिजॉल्व ऑल योर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बोर्ड्स में अगर देखा जाए तो 10th बोर्ड में साइंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में है वी हैव द यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस, देयर नेचर एंड बिहेवियर। और जो चैप्टर्स यहाँ पर हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। साइंस के पेपर में 25 मार्क्स का जो वेटेज है वो है हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। एंड केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हम इंश्योर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ना अगर हम वेटेज देखें हर चैप्टर का, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैक्सिमम जो वेटेज है इन दो चैप्टर्स का है, दैट इज आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट आपने सिंपल पेपर्स में भी ये चीज़ नोटिस की होगी, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर पूछी जाती हैं। और इन दो चैप्टर से रिएक्शंस काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज देखा जाता है वो इन्हीं दो चैप्टर्स का देखा जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को हमें छोड़ के जाना है, बिल्कुल नहीं। पढ़ के हमें सब कुछ जाना है, बट एक जनरल एक एनालिसिस है कि वेटेज के बेसिस पर हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं सभी चैप्टर्स को। और ईज ऑफ लर्निंग देखी जाए तो ईज ऑफ लर्निंग के मैटर में हमारे पास यहाँ पर विनर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और बेसिक है ये केमिकल रिएक्शंस का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, स्कोरिंग भी है। तो इसे याद करने में या हम कहीं इसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता। इसके बाद आता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी को हमें यहाँ पर ग्रैस्प करना होता है। इसी के साथ IUPAC नोमेनक्लेचर और कुछ रिएक्शंस यहाँ पर इस चैप्टर में होंगी। बट इसी के साथ अगर हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखें, इनमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब रिएक्शंस को अगर मैं यहाँ पर कंबाइन करना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए मेटल और एसिड की कोई रिएक्शन है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल सारी एसिड्स के साथ रिएक्शन करें, और एक मेटल एक एसिड के साथ मिलके जो प्रोडक्ट बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा मेटल भी वही प्रोडक्ट बनाए, वही गैस वहाँ पर इवॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी हम इन चैप्टर से रिलेटेड रिएक्शंस को, इक्वेशंस को एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। इजी। चलिए ना, द पॉइंट इज कि हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। एग्जामिनेशंस तो आने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या क्या टिप्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है, हर चैप्टर में हमें कैटेगराइज करना है किसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज किस तरीके से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे डिफरेंस बेस्ड होते हैं, और इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड हम इसे कह सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग बेस्ड। एग्जामिनेशन में असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को भी हमें कैटेगराइज करना होगा। एंड मेक द लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स फॉर क्विक रिवीजन लेटर ऑन। सबसे पहले तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करना है, और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबकी लिस्ट बनानी है, सो दैट एग्जामिनेशन के 1 या 2 दिन पहले आप उन्हें क्विकली रिवाइज कर पाएँ। इजी। इसी के साथ सभी एसेंशियल पॉइंट्स को आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प नहीं किया और आप बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ोगे एट द स्टार्टिंग ही, तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स को रट के जा रहे हैं, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या है, थ्योरी हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के बाद देखो, एग्जामिनेशन के टाइम पर ये पॉसिबल नहीं होता 1 या 2 दिन पहले कि आप हर चैप्टर के हर लाइन को रीड आउट कर पाएँ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसी रीजन से हम यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स। जैसे कि मान लो मेटलर्जिकल प्रोसेस है, अब मेटलर्जिकल प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल फ्लो चार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स वहाँ पे बना सकते हो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने लिखी, शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखिए वहाँ पर, और एक डमी केमिकल इक्वेशन वहाँ पे लिख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स में पूरी डेफिनेशंस लिखते जा रहे हैं, नहीं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि बहुत कम लाइन्स में आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्यों? जिससे आप जब भी हमारा एग्जाम है, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले क्विकली उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लें।
इसी के साथ साथ डेफिनेशंस जो भी आप लर्न कर रहे हैं, कोशिश करिए हमेशा उन्हें स्टैंडर्ड बुक से लर्न करिए। स्पेशली हमें किसको फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी को, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस पर बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी बुक्स पर। देखो मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट बुक्स को फॉलो करते हैं। अब जरा सोचिए अगर हम डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने किसी भी डेफिनेशन को रीड आउट किया डिफरेंट बुक से, अब एग्जामिनेशन में मान लीजिए वो डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई, तो डिफरेंट बुक्स का आपने यूज़ किया है, अब आप एग्जामिनेशन में हो गए हो कंफ्यूज कि हमें कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। वैसे देखो कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, लेकिन सबका लिखने का तरीका अलग होता है, और अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं, चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएं। तो कोशिश करिए कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, एनसीईआरटी को, या फिर जब भी हम डेफिनेशंस लर्न कर रहे हैं आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स या स्टैंडर्ड बुक को ही प्रेफर करें। इसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसको लिख कर प्रैक्टिस जरूर करिए। आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, आप हो सकता है 3 या 4 दिन के बाद उसे भूल जाएं, लेकिन अगर आपने उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि एट लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें आंसर्स को लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस कर ली प्रॉपरली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एग्जाम को फेस करना। स्पेशली जो हमारी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हैं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन, अच्छा इसका रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ, अच्छा इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपने अभी तो उस रिएक्शन को देख लिया, बट जरा सोचिए 3 या 4 दिन के बाद क्या वो रिएक्शन आपको याद रहेगी, नॉट पॉसिबल। अगर आपने उस रिएक्शन को अपने हाथों से लिख के देखा है कि अच्छा इस मेटल का, मान लीजिए कोई भी हमारा मेटल है जैसे कि सोडियम, सोडियम की रिएक्शन आपने सिंबल लिखा है पूरा, H2O आपने पूरा फॉर्मूला लिखा है, दोनों की रिएक्शन कराई है, बैलेंस्ड रिएक्शन, आपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिखे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। स्पेशली केमिकल रिएक्शंस पर हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना है। अब केमिकल रिएक्शंस जब आप लिखने वाले हो तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज ही क्लियर नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें मेमोराइज करने होंगे फॉर्मूलाज। अब केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला क्यों लिंक्ड है, अगर आपने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया तो क्या आपकी केमिकल रिएक्शन सही बन सकती है, केमिकल रिएक्शन सही बनने के चांसेस ही नहीं है। मान लीजिए अगर आपको लिखना है कि क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर पर पास ऑन कराई जाए, तो क्या प्रोडक्ट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है, हम जानते हैं इट विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। लेकिन यहाँ पर जरा सोचिए अगर आपको लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मूला गलत पता हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर ऐसा लिख दे CaOH, क्या ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला है हमारा CaOH होल ट्वाइस। अगर आपने सिर्फ CaOH लिख दिया, फॉर्मूला गलत है, आपने रिएक्टेंट का ही फॉर्मूला गलत लिख दिया, आगे पूरी रिएक्शन गलत। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। इसी के साथ साथ नेम रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सो ऑन, आपको सारी रिएक्शन के नेम्स भी पता होने चाहिए। जैसे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी नेम रिएक्शन मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, थर्माइट रिएक्शन। मेटलर्जी में हमने थर्माइट रिएक्शन देखी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच सकते हैं कि थर्माइट शायद पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें नेम रिएक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिखकर हमें उन्हें देखना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो IUPAC रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। अगेन आप डिफरेंट कंपाउंड्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, होमोलोगस सीरीज इस चैप्टर से रिलेटेड, फंक्शनल ग्रुप्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जब आप यूज़ कर रहे हो तो रूल्स को हमें किस तरीके से फॉलो करना है, इसे प्रीफिक्स की तरह यूज़ करें या इसे सफिक्स की तरह यूज़ करें, ये सारी चीज़ें भी हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम रिएक्शंस में अगर जैसे हम मेटल्स की कोई रिएक्शन देख रहे हैं तो वहाँ पर रिएक्टिविटी मेजर रोल प्ले कर दिया। अगर हम वाटर के साथ ही रिएक्शन देखें तो सारे मेटल्स वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। वो कुछ हमारे मेटल्स है जो बॉइलिंग वाटर के साथ करते हैं, कुछ करते हैं स्टीम के साथ और कुछ नहीं ही करते हैं। रीजन इज आर रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज करने के लिए आप कोई भी ट्रिक अपनी बना सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर काफ़ी सारी रिएक्शंस बन सकती हैं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ अब हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है ना, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखो पेपर में जो है आपको सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 1 मार्क के होते हैं। अब MCQ क्वेश्चन में आपसे कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं पूछ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब अगर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, तो क्या ऑप्शंस यहाँ पर हेल्प करने वाले, क्योंकि सभी मेटल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज अगर हमारी स्ट्रांग है तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम। इजी। इसी के साथ जो अगले तरीके के क्वेश्चन है वो है हमारे पास वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी हमें नहीं लिखनी होती। एक्चुअल में इन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनमें एक छोटा सा फैक्ट छुपा हुआ होता है।
तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग होगा, तभी हम इन आंसर्स को फॉर्म कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि वर्ड लिमिट से आगे हमें आंसर नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए और एक्यूरेसी के साथ उस आंसर को फॉर्म कर ली। अब इसी के साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के हम कह सकते हैं यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है, इधर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या दूसरा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास पार्ट्स हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ा, अच्छा इसका आंसर मुझे आता है तो चलिए यही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जो आपको पहले पेपर रीड करने के लिए टाइम दिया जाता है उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करिए। और जैसे कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आपको चॉइस दी जा रही है, तो आप सारे पार्ट्स को पढ़िए। कोई रिएक्शन से बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, अच्छा इस गैस का टेस्ट क्या हो सकता है, हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, आपसे ये 3 अलग अलग चीज़ें पूछ ली। आपको एक पहला पार्ट तो पता है, बाकी का नहीं पता, तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको दोनों क्वेश्चंस को पढ़ना है। दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको अपने दिमाग में स्केलेटल फ्रेम करना है इस लॉन्ग आंसर का, कि मैं किस तरीके से इस आंसर को लिख सकता हूँ। अच्छा अगर ये इस एक्सपेरिमेंट बेस्ड था तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या क्या कंक्लूजन्स वहाँ पर थे। आपने एक बार पूरा स्केलेटन फ्रेम कर लिया, उसके बाद ही आप आंसर को लिखना स्टार्ट करिए। और जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, जैसे ही आपने आंसर लिखना स्टार्ट यहाँ पर किया, तो कोशिश करिए कि आप पैराग्राफ में आंसर न लिखें, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखिए, टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखिए या फिर फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आंसर लिखिए। मेटलर्जी का कोई प्रोसेस है, मान लो आपको पूरी मेटलर्जी तो वहाँ पे पूछेगा नहीं, कुछ स्टेप पूछ लिया, तो कोशिश करिए आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप कहीं पर डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस का आपने डायग्राम बनाया, तो उसको प्रॉपरली लेबल करिए और हमेशा पेंसिल का यूज़ करिए डायग्राम बनाने के लिए। लॉन्ग आंसर्स के बाद हमारे पास आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये भी केस बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम कह सकते हैं, उस पैराग्राफ के बेसिस पर ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे रहेंगी, लेकिन आपसे उसी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि वही गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई, ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई, तो उसके रीजंस हमें वहाँ पर पता होने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने होंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है सम डूज एंड डोंट्स। अब आपको क्या क्या करना है एग्जामिनेशन में, क्या क्या नहीं करना है। एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस के लिए हमेशा आप डायग्राम बनाइए प्रोसेस का, और केमिकल रिएक्शन जरूर लिखिए। बिना केमिकल रिएक्शन के अवॉइड करिए अगर आप कोई प्रोसेस लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉल्वे प्रोसेस। आपने सॉल्वे प्रोसेस अगर लिखा है तो कोशिश करिए कि आप वहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखें। अब कुछ क्वेश्चंस में कंपाउंड गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x प्लस H2O प्रोडक्ट लिख दिया Z। ऐसा नहीं करना, आपको x नहीं लिखना है। x आपसे पूछा गया है तो आपको x जो कंपाउंड है उसको लेके आपको रिएक्शन लिखनी है। मान लीजिए x कोई हमारा मेटल था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मेटल ले लिया आयरन, हमारा मान लीजिए Y था स्टीम, तो आपको आयरन सिंबल लिखना है, वाटर स्टीम H2O लिखना है, फिर जाके आपको Z नहीं लिखना, आपको वहाँ पर लिखना है Fe3O4, दैट इज आर प्रोडक्ट। और साथ में जो गैस इवॉल्व होगी वो भी हमें प्रॉपरली मेंशन करनी है। इसी के साथ क्या क्या डोंट्स यहाँ पर होने वाले हैं, कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करिए, जैसे कि रिएक्शन सैचुरेटेड लिखने की जगह हम SAT लिख रहे हैं, अनसैचुरेटेड की जगह हम UNSAT लिख रहे हैं, सॉल्यूशन की जगह हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दी शॉर्ट फॉर्म्स, इनफैक्ट हमें लिखनी ही नहीं है ये शॉर्ट फॉर्म्स। और अगर आप कोई प्रोसेस लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी सॉल्वे प्रोसेस का एग्जाम्पल लिया, तो प्रोसेस के साथ साथ आप केमिकल इक्वेशंस भी लिख रहे हो, तो हमेशा कोशिश करो कि जो आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो। इजी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है और आंसर शीट है टॉपर की, किस तरीके से हम आंसर लिखें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिले। देखो, कंपाउंड X ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y। यहाँ पर एक कंपाउंड X है, कंपाउंड Y है। X ऑल्सो रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल टू इवॉल्व कलरलेस गैस Z। आइडेंटिफाई करना है हमें XYZ को, इक्वेशन लिखनी है और आपको रोल बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से फॉर्म करें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ मिले। देखो, यहाँ पर XYZ को अगर आप नोटिस करो तो प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि X इथेनॉल है, Y हमारा इथीन है, Z हमारा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी गिवन है इथेनॉल का। फिर लिखा गया है कि क्या होगा, थ्योरी पॉइंट में लिखा गया है कि क्या होगा जब इथेनॉल को हीट किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब लिखने के बाद यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो कि रिएक्शन भी लिखी गई है, कितना नीट एंड क्लीन फॉर्म में रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है। रिएक्शन के साथ साथ रीजन भी आपको दिया गया है, रिएक्शन लिखने के बाद यहाँ पर रीजन दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है। यहाँ पर XYZ कंपाउंड के नेम्स के साथ साथ आप नोटिस कर पा रहे हो फॉर्मूलाज भी यहाँ पर लिखे गए हैं अलॉन्ग विद द रिएक्शन।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपको आंसर किस तरीके से एग्जामिनेशन में फॉर्म करना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन. एंड एट द एंड आई मस्ट से दिस, there are no secrets to success. It's all your preparation and your hard work that pays off. I wish you all the very best for your board examinations. Hello dear students, welcome to Board Success Mantra, the biology session. So in this particular session, we'll understand how to prepare biology from your CBSE board's point of view. Talking about the science paper, 80 marks के science के paper में 25 marks का section physics का होता है, 25 marks chemistry, 30 marks section is of biology. So from here we can understand the importance of biology. Apart from this, good news is that biology, it is very good scoring subject. आप बहुत अच्छा इनफैक्ट इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं. जब हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ बायोलॉजी. सो देयर आर 2 यूनिट्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये 2 यूनिट्स हैं जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं. और इस बार चैप्टर्स देखिए, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट का, एनिमल का ये पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन एंड देन हेरिडिटी. नेचुरल रिसोर्स में आर एनवायरनमेंट चैप्टर आ रहा है. ओके, नाउ अब हम समझेंगे किस टॉपिक की सीबीएसई बोर्ड में कितनी वेटेज है, किससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड ऑफ लिविंग इस यूनिट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जबकि नेचुरल रिसोर्स से जस्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो हम समझ सकते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग कितना इंपॉर्टेंट है. अगेन हमने यहाँ पे रेटिंग दी है अकॉर्डिंग टू कितने अधिक वेटेज एग्जामिनर इस टॉपिक को दे रहे हैं. तो हम देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, इससे बहुत ऑफन क्वेश्चन आते हैं. देन रिप्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं. हेरिडिटी तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स. आर एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चनिंग आ जाती है. ओके, नाउ ईज ऑफ लर्निंग, तो कौन से टॉपिक्स लर्न करने में कंपैरेटिवली ईजी रहते हैं. लाइफ प्रोसेस, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इजी भी है, तो ये तो एक मेन स्कोरर हो गया जो बच्चे को तैयार करना ही चाहिए. नेक्स्ट हेरिडिटी भी ज़्यादा कठिन नहीं है, इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग है. तो अगर आपको कंसेप्ट एक बार हेरिडिटी का बैठ जाएगा आपके माइंड में, तो आप फिर इसके क्वेश्चन में बिल्कुल फुल अटैम्प्ट करने वाले हैं, फुल मार्क स्कोर करने वाले हैं. अगेन आर एनवायरनमेंट को भी हम देखें तो ये याद करना ईजी है. हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फ्रीक्वेंटली उसको पढ़ना पड़ेगा. एंड रिप्रोडक्शन टर्म्स काफ़ी हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आपको इसको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी. एग्जाम्पल के नेम्स आपको ढंग से याद करने होंगे. ओके, तो जैसा हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग को ज़्यादा वेटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रिसोर्स. तो प्रिपेयर करते वक्त, रिवाइज करते वक्त इसको पहले रिवाइज करिए, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स को भी रिवाइज करना है. नाउ बायोलॉजी आखिर हम पढ़ें कैसे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो कनेक्टिंग थ्रेड्स क्लियर होने चाहिए. डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल, कहीं से भी मन कर जाए वहीं से स्टार्ट कर दिया, दिस इज़ नॉट द राइट वे. फॉर एग्जाम्पल, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप थायराइड ग्लैंड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया. सो थायराइड, उसकी फंक्शनिंग के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करता है TSH, वो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपने सीधे थायराइड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपने पिट्यूटरी नहीं पढ़ी, तो सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आने वाला. सो फॉलो द सीक्वेंस इन विच यू नीड टू स्टडी. ओके, देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ चैप्टर्स में, जैसे रिप्रोडक्शन, बहुत सारी डेफिनेशंस आ गई, टर्मिनोलॉजी आ गई, उनको लिख के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आप उन्हें मेमोराइज कर पाएंगे. ओके, जब भी कोई लंबी टर्म आ जाए, लॉन्ग सी टर्म आ रही है, तो उस लॉन्ग टर्म को आप पार्ट्स में अगर ब्रेक कर सकें तो बिल्कुल करिए. याद करने के लिए लिखना उसको साथ में ही. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, इट्स अ लॉन्ग टर्म. हेट्रोट्रॉफिक, स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, हेट्रो एंड ट्रॉफिक. तो हेट्रो रिलेट्स विद डिफरेंट, ओके, और हम बात करें ट्रॉफिक, तो वो न्यूट्रिशन से रिलेट करता हुआ टर्म जाता है. तो यहाँ हो भी यही रहा है ना, एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सोर्स से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो स्प्लिट करा पार्ट्स में और समझ लिया. अगेन कंपैरेटिवली ऑटोट्रॉफिक, ऑटो में सेल्फ है ना,
ऑटो मीन्स सेल्फ, तो खुद ही अपना खाना बनाने की वो ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी रखता है। ओके, नाउ जो लेंदी टॉपिक्स हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको हम अंडरलाइन करें, जिसे रिवाइज करते में हम उनको मिस ना कर दें। अगेन बहुत बड़ी थ्योरी जहाँ है उसको आप पढ़ने के बाद खुद नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस नोट में समराइज कर दीजिए, जिससे एग्जाम टाइम आप उसको रिवाइज कर लें तो आपको सारे जो की पॉइंट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ओके, अगर कोई चैप्टर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऐसे चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनके फ्लो चार्ट्स बना लीजिए और अपने स्टडी एरिया में रखिए। फ्रीक्वेंटली उनको रेफ़र करते रहिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी। सो अगर हम देखें रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, तो अगर हमने एरोबिक पढ़ा फिर एनारोबिक पढ़ा, वी कैन गेट कंफ्यूज। लेकिन अगर हम इनको कंपैरेटिव पढ़ें, हाउ दे आर डिफरेंट। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बने वो भी 6 मॉलिक्यूल बने, 6 बैलेंस हो गए। वहीं हम देखें जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, या तो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल, तो वहाँ 6 CO2 तो नहीं बनने वाले। नाउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो कंपेयर करके पढ़ा, आसानी से याद हो गया। नाउ अगर हम देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो इनको आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रूट से स्प्लिट होगा और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रूट से स्प्लिट होगा तो अंतर क्या रहेगा। नाउ दोनों ही केस में ग्लाइकोलाइसिस तो होगी, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाले रूट में जो 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होने वाला है, 2 इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि 2 कार्बन है और 2 CO2 रिलीज होने वाली है ना। तो अब कार्बन की बैलेंसिंग चेक करें, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन एंड 2 कार्बन, अगेन 6 कार्बन। कार्बन दोनों में बैलेंस हो गए, लेकिन दोनों में एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। तो हमने देखा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में CO2 इवॉल्व ही नहीं हुई, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व हुई। तो जब हमने कंपैरेटिव पढ़ा तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और अब आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने वाले। ओके, वंस द एंटायर सिलेबस इट्स ओवर, आपको CBSE के पास्ट ईयर पेपर्स ज़रूर सॉल्व करने हैं और सैम्पल पेपर्स भी करिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। Now we'll understand how you will be attempting your biology paper. So students, जैसा आपको मैंने बताया, बायोलॉजी में कई क्वेश्चंस ऐसे भी आपको दिखते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, उनके आंसर्स ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। जब आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, हर पॉइंट सेपरेट है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हिडन नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करिए, उनको शो करिए। तो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस आंसर के, जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप बता रहे हैं तो वहाँ कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है आप उसको अंडरलाइन करिए, है ना। वहाँ जो मूवमेंट है किस तरह के सॉल्यूशन से किस तरह के सॉल्यूशन में हो रहा है। लाइक अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो वहाँ वाटर का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होता है। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टर्म्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अंडरलाइन करिए उसको ज़्यादा ऑब्वियस करने के लिए। नाउ जब भी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आए तो कई बार स्टूडेंट्स उनको पैराग्राफ फॉर्म में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतर पूछा तो स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एसेक्सुअल के सारे पॉइंट्स एंड देन सेक्सुअल के। इंस्टेड मेक अ टेबल। कंपैरेटिव पहला पॉइंट देखिए पेरेंटिंग के ऊपर, है ना। एक में यूनिपेरेंटल कंडीशन है, दूसरे में बाय पेरेंटल। एक में ऑर्गेनिज्म
ऑफस्प्रिंग बिल्कुल ही रिजेंबल कर रही है पेरेंट से, दूसरे में डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे आप जब डिफरेंस कुछ आमने सामने शो कर रहे हैं तो समझ में आएगा एग्जामिनर को कितनी इन डेप्थ नॉलेज है हमारे स्टूडेंट को। ओके, आप आंसर की नंबरिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, वो गलत ना हो जाए, आप मार्क लूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। वर्ड लिमिट, किस क्वेश्चन की प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट क्या है, प्रैक्टिस करते वक्त ही, जब आप घर पे रिवाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त ही जब इसको हैबिट बनाएंगे वर्ड लिमिट में लिखना, तो एग्जाम टाइम में आप यही करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म्स बिल्कुल भी एग्जाम में आपको, बोर्ड्स में बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। नाउ अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का है और एग्जाम में उसका डायग्राम नहीं पूछा, लेकिन कोई रेलेवेंट डायग्राम आपको आता है, सो लीव सम स्पेस, ओके, वेयर यू कैन मेक इट, एंड वंस द पेपर इज ओवर तब आप वहाँ पे वो डायग्राम बना दें। प्रॉपर डायग्राम को देखकर भी एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा काफ़ी सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है। नाउ हाउ टू मेक डायग्राम्स, ये तो बच्चों का अक्सर फियर होता है, बायोलॉजी में डायग्राम्स कैसे बनाएं, ट्रेस कर करके प्रैक्टिस करते हैं आप लोग। सो स्टूडेंट्स, इट्स एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट। आप जब रेगुलर डायग्राम मेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार डायग्राम खराब बन सकता है, लेकिन जब रेगुलर प्रैक्टिस करी तो आपकी डायग्राम मेकिंग अच्छी हो जाएगी। एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएं, तो शीट के 40 to 60% एरिया को कवर करते हुए आप बड़े डायग्राम बना सकते हैं। नाउ एक साइड पे डायग्राम बनाइए, एक साइड थोड़ी स्पेस छोड़िए, प्रॉपरली स्ट्रेट एरोज, स्केल के हेल्प से स्ट्रेट एरोज बनाकर आप उसकी लेबलिंग करिए, और हो सके तो नंबरिंग भी कर दीजिए, जिससे कोई भी जो आपने लेबल करा है इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, ऐसे बहुत रैंडमली लेबल कर देते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसमें हिडन हो सकता है। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपर की आंसर शीट कैसी होती है, क्यों उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज what is vegetative propagation, first part, then 2 advantages and 2 disadvantages of this method। तो देखिए स्टूडेंट ने कितनी स्मार्टली वर्क करा है। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्पेसिफिक टर्म्स के हेल्प से डिस्क्राइब कर दिया, लिखा इट इज प्रोपगेटिंग प्लांट फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एटसेट्रा। तो मेंशन कर दिया वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपगेशन हो गया स्पेसिफिक। देन एडवांटेजेस में 2 एडवांटेजेस लिख दिए, डिसएडवांटेजेस में 2 डिसएडवांटेज। कुछ भी मैस नहीं है, कैसे लाइन छोड़ छोड़ के अपने वर्क को ऑब्वियस करा के यहाँ पर आंसर स्टूडेंट ने लिखा है। सो इफ you too need and tidy work, if your work is well organized, it gives a very good impression of the student। So students, अच्छे से मेहनत करिए and we are sure you will come out with flying colors। Thank you।